हेलो फ्रेंड्स, मैं आज एक बार फिर आ गया और आज के क्लास में हम क्या करने वाले हैं। नीट 2022 के पेपर को देखने वाले हैं जिसका पेपर का कोड है R1। ठीक है, जो 2022 में पेपर हुआ था उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी इससे पहले जो हम लोग पेपर सॉल्व किए थे वो 2023 का था और अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो 2022 का है। तो आइए उसमें से केमिस्ट्री पोर्शन को हम एनालिसिस करते हैं और आगे देखते हैं कि कैसे कॉन्सेप्ट को सीखा जाएगा और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो आइए हम क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले ही दे दिया है कि द IUPAC नेम ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 119 इज। दे दिया है, देखिए एटॉमिक नंबर क्या दे दिया है, ध्यान से देखिएगा। एटॉमिक नंबर दे दिया है 119 दे दिया है। वन के लिए क्या लिखते हो, वन के लिए क्या लिखते हो, वन के लिए क्या लिखते हो, अन लिखते हो। फिर इसके लिए भी क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा। 9 के लिए क्या लिखते हो, इन लिखते हो। क्या लिखते हो, इन लिखते हो। कब लगता है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, IUM जोड़ देंगे। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड कहीं मिल रहा है क्या। ऑप्शन नंबर सेकंड देखो, अन अन इनियम दिख रहा है, अन अन इनियम दिख रहा है। हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर। ध्यान से देखिएगा। अगला हम चलते हैं, अगला लेते हैं। कह रहा है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कह रहा है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम इज। अब एंजाइम के रिगार्ड में यानी एंजाइम के रिस्पेक्ट में कौन ऐसा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, आपको बताना है। पहला कह रहा है एंजाइम आर वेरी स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन एंड सबस्ट्रेट। ये तो सही है। आप जब एंजाइम पढ़ते हो, एंजाइम कैटलिस्ट, तो लॉक एंड की प्रोसेस सिखाया जाता है कि जो एंजाइम होता है किसी स्पेसिफिक पार्ट पे जाकर क्या होता है, जुड़ता है। यानी ये पहला ऑप्शन तो करेक्ट है, हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है। दूसरा कह रहा है एंजाइम आर बायो कैटलाइज। ये तो सही है, ये तो कैटलाइज है और बायो का ही कैटलाइज है, ये भी सही है। अब अगला कह रहा है तीसरा, कह रहा है लाइक केमिकल कैटलाइज एंजाइम रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बायो प्रोसेस। ये भी सही है, ये भी सही है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वह इनकरेक्ट है। क्या कर रहा है, एंजाइम आर पॉलीसेकेराइड। क्या एंजाइम पॉलीसेकेराइड होता है, नहीं होता है। तो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन जो होगा वह फोर्थ हो जाएगा, फोर्थ हमारा इनकरेक्ट है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है गिवन बिलो आर हाफ सेल रिएक्शन। हाफ सेल रिएक्शन दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। हाफ सेल रिएक्शन दिया हुआ है, क्या दिया है, पहले हाफ सेल को मैं लिख दूं यहाँ पे। हम यहाँ पे हाफ सेल को लिख देते हैं। ठीक है, हाफ सेल को लिख देते हैं। मैंने लिख दिया हाफ सेल। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ये 4H2O निकल। अब कह रहा है इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू नहीं दिया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू दिया। अब कहोगे सर ये कैसे पता है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू दिया है। तो आइए मैं दिखाता हूं। यहाँ पे लिखा है, जो क्वेश्चन में दिया है, एम एन कर रहा है, एम एन पे 2+ है और ये किस में जा रहा है, MnO4- में जा रहा है। यानी ये 2 से सीधे कहा जा रहा है, +7 में, यानी 5 का चेंज हो रहा है, यानी ये चार्ज बढ़ रहा है। इसका मतलब ये जो है बच्चों, वो क्या है, ओपी है। ओपी का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ये चीजें आपको याद रखनी है। अब इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है -1.510 वोल्ट। इतना इसका वैल्यू दे दिया है। अब दूसरा जो रिएक्शन दिया है उसको देखिए। हाफ O2 दिया है यहाँ पे, हाफ O2, और ये क्या हो गया, 2H+ के साथ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये क्या दे दिया है, H2O दे दिया है। और यहाँ पे जो इसका वैल्यू दिया है, यहाँ पे इसका जो वैल्यू दिया है, E0 O2 से जो H2O में जा रहा है वो वैल्यू दिया है +1.223 वोल्ट। ये देखिए ये O2 है, O2 पे चार्ज 0 है, इस H2O में O पे चार्ज क्या है, -2, यानी ये रिड्यूस हो रहा है। तो याद रखिएगा ये क्या है, Rp है,
यानी रिडक्शन पोटेंशियल है। हमें एक चीज तो पता चल गया कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और ये रिडक्शन पोटेंशियल है। आगे देखते हैं आगे कह क्या रहा है क्वेश्चन में। आगे कह रहा है विल द परमैग्नेट आयन, जो परमैग्नेट आयन है, लिबरेट O2 फ्रॉम वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। तो कह रहा है कि लिबरेट करेगा तो कितना उसका क्या होगा, ई सेल होगा। तो आइए देखते हैं। तो इसको देखने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक फॉर्मूला पता है और वो फॉर्मूला क्या होता है, आइए हम देखते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं, ई सेल इक्वल टू क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है कि नहीं होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है। तो अब आपको पता है कैथोड कौन है, कैथोड कौन है। जब इसको कन्वर्ट करोगे आप इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखोगे तो ये आएगा ई नॉट, ये बनेगा MnO4 माइनस से Mn2 प्लस में जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगा पॉजिटिव में और ये क्या हो जाएगा 1.510 वोल्ट। ये माइनस से किस में हो गया, प्लस में। ये ज्यादा पॉजिटिव है, इससे ज्यादा पॉजिटिव है और ज्यादा पॉजिटिव होने का मतलब ये क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, उससे कम पॉजिटिव होने की वजह से ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एनोड बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा। अब हमें क्या करना है, वैल्यू रख देना है। तो इस वैल्यू को उठाइए 1.52510 और ये हमारा एनोड का क्या हो जाएगा 1.223। ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे हमारा क्या आ जाएगा, सॉल्व करने पे आ जाएगा 0.287 वोल्ट। हमारा देखिए अब आंसर मैच करवाना है, आंसर मैच करवाना है। क्या कर रहा है, आंसर इसमें मैच करवाइए। किसका है जो आंसर आ रहा है, +0287, 0.287। तो ऑप्शन नंबर सेकंड देखिए एस, बिकॉज ई नॉट सेल इक्वल टू क्या है, पॉजिटिव। जब ई सेल पॉजिटिव होगा, ई सेल पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, आपको पता होना चाहिए। रिएक्शन वर्क करेगा ये भी आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन आपने ध्यान से सुना होगा। क्वेश्चन में दिया था गिवन बिलो आर हाफ सेल रिएक्शन, वैल्यू दे दिया है विल द परमैग्नेट आयन MnO4 लिबरेट O2 फ्रॉम वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। तो ये एस बिकॉज ई सेल जो है ना ये लिबरेट करेगा, क्यों, क्योंकि ये ई सेल जो है ना इसका पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव होता तो लिबरेट नहीं करता होता। तो हमारा दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। आइए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कर रहा है, विच कंपाउंड एमोंगेस्ट, मैं पहले इसको हटा दूं, मैं पहले इसको हटा दूं। अब देखिएगा कह रहा है विच कंपाउंड एमोंगेस्ट द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक कंपाउंड। कौन ऐसा कंपाउंड है जो एरोमेटिक नहीं है। पहला आपको दे दिया है कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से दे दिया है। इस तरह से आपका पहला ही आंसर हो जाएगा। एरोमेटिक का कंडीशन होता है, एरोमेटिक का कंडीशन होता है और वो कंडीशन क्या होता है आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। क्या होता है कि कंडीशन ये होता है कि कार्बन क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए, प्लेनर में होना चाहिए तभी तो होगा। ठीक है, उसके पास क्या होना चाहिए, पैरेलल p ऑर्बिटल होना चाहिए। तो ये सारी चीजें रहेंगी तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया। ये तीसरा क्या कर रहा है, तीसरा हमारा दे दिया है केस कुछ इस तरह से, वही चीज है यहाँ पे दे दिया है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव बना दिया, उसमें क्या किया है, इधर कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा देख लीजिए और ये हमारा चौथा हो गया। चलिए मैं इसको सही कर दे रहा हूँ, यहाँ लगाता हूँ, फिर यहाँ लगाता हूँ, फिर यहाँ लगाता हूँ और ये पॉजिटिव हमारा यहाँ आ गया। चौथा क्या कर रहा है, हमारा ये वाला केस बन गया। अब आपको बताना है कौन है जो एरोमेटिक है इसमें और कौन है जो एरोमेटिक नहीं है। तो देखिए इसमें sp3 आ गया। क्या आ गया, sp3। कंडीशन आपको पहले ही मैंने बता दिया कि sp3 आ गया तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक नहीं होगा। बाकी सब पे क्या करो, 4n+2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन रखकर सॉल्व करो, सब फॉलो कर जाएगा। यानी ये एरोमेटिक है, ये क्या है, एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। ठीक है, ये भी एरोमेटिक।
कौन एरोमेटिक नहीं है? तो ये वाला एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि इसमें बीच में क्या आ गया? कार्बन sp3। आगे बढ़ते हैं। अगला करा है, अगला करा है 55 क्वेश्चन। द जेल्डॉल मेथड फॉर एस्टिमेशन of nitrogen can be used to estimate the amount of nitrogen in which one of the following compound। देखो, जो जेल्डॉल होता है उसमें फ्री NH2 मिलेगा तो आपको मिलेगा जेल्डॉल टेस्ट मिलेगा, नहीं तो अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, ये जो नहीं देता है नाइट्रो ग्रुप नहीं देता है, और जो कॉम्बिनेशन फॉर्म में N होता है वो भी नहीं देता है। हमारी बात सुनिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं इसको हटा रहा हूं फिर से। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा जो है 55 है, वो क्या कह रहा है? ध्यान से देखिएगा, जेल्डॉल मेथड में क्या होता है, कभी भी देखिएगा नाइट्रो ग्रुप नहीं देता है टेस्ट, फिर एजो जो होता है, जो N2+ आता है वो भी नहीं देता है, और जो कंबाइन फॉर्म में N होता है, जैसे मैं पीरिडीन की बात कर लूं, जैसे पीरिडीन की मैं बात कर लूं, ठीक है, ये भी आपका नहीं देता है। तो जेल्डॉल में कौन हो जाएगा? ऑप्शन 4 इज करेक्ट, क्योंकि उसमें NH2 आपका फ्री दिख रहा है, प्राइमरी एमीन है। ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। हमने क्या बताया देख लीजिएगा। जेल्डॉल मेथड कहाँ अप्लीकेबल नहीं होता है? नाइट्रो ग्रुप पे, एजो ग्रुप पे, और पीरिडीन में जो नाइट्रोजन कंपाउंड कंटेनिंग होता है, साइक्लिक फॉर्म में होता है, उस पर अप्लीकेबल नहीं होता है। फ्री NH2 होना चाहिए तब उस पर अप्लीकेबल होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है? कह रहा है द पीएच ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग 50 ml ईच ऑफ 0.1 मोलर या 0.10 मोलर बोल लीजिए सोडियम एसिटेट एंड 0.01 मोलर एसिटिक एसिड इज। उसके बाद दे दिया है, गिवन है pKa वैल्यू दे दिया है एसिटिक एसिड का 4.57। आपको इसको सॉल्व करना है, तो आपके लिए मैंने पहले क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखूंगा, पहले एक इक्वेशन लिखूंगा। इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन लिखिए पहले यहाँ पे एक इक्वेशन लिखिए। पहले क्या लिखिए? कह रहा है किसके साथ रिएक्शन करवाना है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे CH3 सोडियम एसिटेट हो गया, सोडियम एसिटेट हो गया। रिएक्शन किसके साथ करवाया जा रहा है? CH3COOH के साथ। कह रहा था pH ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग, कंटेन है एक ही साथ कंटेन है 50 ml ऑफ ईच, यानी इसका भी, इसका वॉल्यूम कितना है? 50 ml है, इसका भी कितना वॉल्यूम है? 50 ml है। ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। दूसरा pKa दे दिया, इसका pKa कितना दे दिया है? 4.7 दे दिया है, 4.57 दिया है, सॉरी 4.57 दे दिया है। दूसरा हमारा क्या कर रहा है? दूसरा हमारा क्या कर रहा है? हाँ, इसका 0.1 मोलर है, इसकी मोलैरिटी दे दिया है, इसका दे दिया है 0.01 मोलर। आपको पता है ये क्या है? वफर सॉल्यूशन, एसिडिक वफर आप सुने थे। एसिडिक वफर में क्या होता था? वीक एसिड होता था, स्ट्रॉन्ग बेस का आपका क्या होता था? कैटायन होता था। तो देख लो ये आपका क्या हुआ है, आपका एसिडिक वफर है। और एक फॉर्मूला पढ़ाया गया था पीएच निकालने के लिए, पीएच इक्वल टू क्या पढ़ाया गया था? पीकेए लॉग क्या पढ़ाया गया था? सॉल्ट का कंसंट्रेशन अपान किसका कंसंट्रेशन? एसिड का कंसंट्रेशन। किसका कंसंट्रेशन? एसिड का कंसंट्रेशन। तो आप ये देखो, आप ये देखो सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या है? ये सॉल्ट है 0.1, रख दो। पीके कितना है? 4.57। पीके कितना है? 4.57, देखना ध्यान से, 4.57। अब यहाँ पे देखो लॉग है, लॉग लगाओ। सॉल्ट देखो, सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना दिया है? मोलैरिटी 0.1 दिया है। कितना दिया है? 0.1 दिया है। एसिड का कितना दिया है? 0.01 दिया है। अब आप ये देखो, अब मैं कहूं कि इसको एक जीरो से एक जीरो को हटाना है, ये इसको हटाना है, हटा लो, तो कोई दिक्कत नहीं है, या आप ऊपर से इंटू कर लो, क्या कोई दिक्कत नहीं है। ये टोटल वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सॉल्व कर कर देखो तो 4.57 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5.57। देखो कहीं आंसर मैच कर रहा है क्या? इस तरह का आंसर मैच कर रहा है क्या? ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड इज करेक्ट, हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। आप चेक कर लो, हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं 57। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग।
इनकरेक्ट चूज करना है, इनकरेक्ट। लिथियम कह रहा है लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमॉन्ग द एल्कली मेटल। सही बात है, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत हाई होता है, बहुत लो होता है, बहुत लो होता है। एल्कली मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म देयर हाइड्रोक्साइड। सही है, बढ़िया है। अगला कर है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ के इन KO2 इज +4। अब देखना ध्यान से, ये कह रहा है थर्ड नंबर जो कह रहा है, जो KO2 बनता है, KO2 बनता है, जो KO2 बनता है यहाँ पे KO2, ये सुपर ऑक्साइड होता है, और कह रहा के पे इसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये तो इनकरेक्ट है। इन थर्ड वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल्स डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। बात सही है, ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी घटती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ, कह रहा द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कायरलिटी इज, कह रहा है अ रेसमिक मिक्सर सो जीरो ऑप्टिकल आइस रोटेशन। अगला इनकरेक्ट लेना है, इनकरेक्ट लेना है, तो ये तो बात सही है, रेशमिक मिक्सर में 50-50% मिलता है। रेशमिक मिक्सर में क्या होता है, रेशमिक मिक्सर में क्या होता है, ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, ये मान लीजिए डी है, तो अगर मैं कहूं कि ये, अगर इसको आप उधर ले जा रहे हो, इसको उधर ले जा रहे हो, ए, ये हो गया डी, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो ये अगर राइट दे रहा है, ऑप्टिकल एक्टिविटी को रोटेट कर रहा है, तो ये जस्ट अपोजिट देगा। तो दोनों को आप देखोगे तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव कर देंगे। दोनों एक दूसरे को ऑप्टिकली क्या कर देंगे, इनएक्टिव कर देंगे। तो यानी ये क्या हो जाएंगे, ये जीरो ऑप्टिकल रिएक्शन होते हैं, जीरो जीरो ऑप्टिकल रोटेशन होते हैं, जीरो ऑप्टिकल रोटेशन माने जाते हैं। मान लो ये 10 डिग्री लाइट को घुमाया, 10 डिग्री पोलराइज लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करवाया प्लस से, +10 डिग्री, और ये -10 डिग्री से किया, तो दोनों ओवरऑल कितना हो जाएगा, ओवरऑल जीरो हो जाएगा। इसीलिए रेशमिक मिक्सर क्या होता है, जीरो ऑप्टिकल रोटेशन होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं। SN1 रिएक्शन एल्ड्स 1:1 मिक्सर ऑफ बोथ इन एंसोमर। SN जो होता है इन एंसोमर बनाता है, ये भी देख लो। मैं इसको हटाता हूं। SN1 इन एंसोमर क्यों बनाता है, देखो SN1 की एक खासियत है, वो कार्बोकेटायन बनाकर रिएक्शन करता है, कार्बोकेटायन बनाता है इंटरमीडिएट, फिर रिएक्शन आगे प्रोसीड करता है। तो मैं कह रहा हूं, जैसे मान लो कि एक कार्बोकेटायन है, एक कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन है, मान लो कायरलिटी की बात कर रहे हैं, तो मैं सारी चीजें बदल दे रहा हूँ, सारी चीजें मैं बदल दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ C2H5, यहाँ पे ये लगा हुआ है, यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ C3H7। ठीक, इस पे हमें रिएक्शन करवाना है, इस पे, ये कार्बोकेटायन है। तो ये देखो ऊपर से रिएक्शन करेगा तो एक प्रोडक्ट देगा, और एक नीचे से, क्योंकि ये प्लेनर में है ना, क्योंकि ये प्लेनर में है, तो दो प्रोडक्ट मिलेंगे। दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इन एंसोमर होंगे, और ये क्या होंगे, 1:1 का मिक्सचर होगा। बात सही है, ये भी करेक्ट है। हमें तो ढूंढना है इनकरेक्ट। आगे कह रहा है द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय SN2 रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन हैविंग पैरेलिटी एट द रिएक्टिव साइट सो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये भी सही है। SN2 में पीछे से, बैक साइड से आप अटैक करवाते थे, उसका क्या हो जाता था, इन्वर्जन हो जा रहा था। ये भी सही है। लास्ट वाला देखो, करा इन एंसोमर आर सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज ऑन ईच अदर। ये जो है ना, ये गलत है। करे जो आपको मिरर इमेज मिलता है, जैसे मिरर इमेज होता है, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने लिया यहाँ पे C, और यहाँ पे मैंने लिखा A, B, और ये हो गया C, D। अब कह रहा है कि फिर से हम इसका मिरर इमेज ले लें, तो मिरर इमेज लेने के बाद ये B इधर आ जाएगा, D इधर आ जाएगा, C इधर आ जाएगा, रोटेट हो गया। अब कह रहा है इसको उठा लो, ऊपर रखो, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर चिपक जाएंगे, सेम, पता ही नहीं चलेगा। ये तो गलत है, कहाँ हो पाएगा। इसको उठाओगे तो इसका B इधर आएगा, इसका D इधर आएगा, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ इनकरेक्ट हो जाएगा। ये सुपर इम्पोज नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कर रहा है गिव बिलो आर टू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दिया है, ध्यान से सुनना, दो स्टेटमेंट दिया है। इन द कोगुलेशन ऑफ नेगेटिव सॉल्ट द फ्लोकुलेटिंग पावर ऑफ द 3 गिवन आयंस इज इन ऑर्डर।
देखो ये सरफेस केमिस्ट्री से है, जो हार्डी-सुलजे रूल पढ़ाया जाता है वहां पे प्रेसिपिटेशन, कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन आता है। वैसे ये सिलेबस से हट गया है, खैर कोई बात नहीं है। मैं बता देता हूँ यहाँ पे, जिसके ऊपर जितना ज्यादा पावर होता है वो उतना ही ज्यादा कोगुलेट करता है। तो Al3+ पे 3 के टाइन है वो ज्यादा होगा, यानी पहला स्टेटमेंट हमको सही दिख रहा है। और दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या करा है, इन द कोगुलेशन ऑफ पॉजिटिव सॉल्व। अगर पॉजिटिव सॉल्व को कोगुलेट करवाना है, देखो नेगेटिव को करवाना है तो हायर पॉजिटिव चार्ज वाला चाहिए, और नेगेटिव को करवाना है तो हायर पॉजिटिव, और पॉजिटिव को करवाना है तो हायर नेगेटिव। तो देखो दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है, इन द कोगुलेशन ऑफ पॉजिटिव सॉल्व द फ्लोकुलेटिंग पावर ऑफ द 3 गिवन सॉल्ट इज इन द ऑर्डर। ये गलत है, क्यों? अगर पॉजिटिव को अगर हमें क्या करना है, कोगुलेट करवाना है, तो हायर नेगेटिव चार्ज वाला चाहिए, और हायर नेगेटिव चार्ज किसके पास है, फॉस्फेट के पास है। कैसे? देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, एक तो दे दिया है NaCl, दूसरा हमारा दे दिया है Na2SO4, तीसरा दे दिया है हमारा Na3PO4। अब देखो अगर एक्चुअली में कहे इसके ऊपर ज्यादा पावर है तो ऑर्डर हमारा क्या होना चाहिए, P4 3-, फिर हमारा क्या होना चाहिए, SO4 2-, फिर हमारा Cl- होना चाहिए। ये ऑर्डर होना चाहिए, यानी ये इधर होना चाहिए। यानी स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स। चलिए ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है हमें, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अकॉर्डिंग टू हार्डी-सुलजे आप पढ़े ही होंगे। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है विच वन इज नॉट करेक्ट मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हियर P इक्वल टू टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सर। पहला ही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, क्यों? लिखा है यहाँ पे PI इक्वल टू XI और दे दिया है PI0। देखो पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए, डाल्टन्स का पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए, हम क्या करते थे, ये पार्शियल प्रेशर को मैं मान लेता हूं, पार्शियल प्रेशर को कुछ दिखा देता हूं। मान लीजिए पार्शियल प्रेशर को मैं यहाँ पे पी पार्शियल ही लिख दे रहा हूं, ठीक है, पी पार्शियल लिख दिया। तो ये क्या होता था, पी टोटल और क्या होता था, मोल फ्रैक्शन होता था। पी टोटल और मोल फ्रैक्शन होता था डाल्टन्स का। और पहला ही जो ऑप्शन दिया है पी आई दिखा रहा है प्रेशर ऑफ गैस इन प्योर स्टेट। तो ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वह इनकरेक्ट है, वही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन का रहा है P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 फॉलो कर रहा है, और नीचे क्या कर लो, P1 की वैल्यू रख लो तो N1 RT अपन B बन जाएगा प्लस N2 RT अपन B। ये सारी चीजें फॉलो कर रही हैं, और लास्ट वाला जो मैंने लिखा है पार्शियल प्रेशर, ये उसको फॉलो कर रहा है। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। ये जो पार्शियल प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर के इक्वल होता है डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अगला हमारा क्या है, देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कर रहा है, समझ में आया? सिंपल सा फंडा है। पहला जो आपका डाल्टन्स का रूल कहता है वो समझ लो मैं क्या कर रहा हूं। डाल्टन्स का रूल ये कहता है पार्शियल प्रेशर इक्वल टू, पार्शियल मतलब एक सपोज कर लो ऐसे, ये गैस का मिक्सचर, है, किसी एक गैस का मिक्सचर का प्रेशर निकाल रहे हो, किसी एक गैस का। तो मान लीजिए इसमें P1 है और इसमें P2 गैस है, तो आप निकालोगे P1 यानी पार्शियल प्रेशर, फिर लिखोगे मोल फ्रैक्शन इसका, फिर लिख दोगे यहाँ पे क्या, P टोटल यानी टोटल का प्रेशर। ये वाला अप्लीकेबल होगा। तो पहला वाला जो फॉर्मूला दिया है वो गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला हमारा क्या कर रहा है, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉलीमर्स इज नॉट करेक्ट। पॉलीमर्स वाला चैप्टर तो आपके हट ही गया है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं। कह रहा है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स आर रीयूजेबल। अरे यार थर्मो सेटिंग, एक बार थर्मो देकर उसको हीट देकर सेट कर दिए तो उसको रीयूजेबल नहीं कर सकते। तो हमारा आंसर नंबर फर्स्ट इज क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। हमारा आंसर फर्स्ट इज इनकरेक्ट। अगला का क्या रहा है, इलास्टोमर्स। अब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप वैसे ये हट भी गया है। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट इंक्रीजिंग इन द ऑर्डर। दे दिया है यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है,
दिया है H2O दिया है, और ये H2S हो गया, ये H2SE हो गया, और अगला हमारा क्या दे दिया है, H2PE दे दिया। आप बताओ क्या ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है कि नहीं है? तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे चेक कर लिया जाए, दूसरा स्टेटमेंट पहले देख लिया जाए। स्टेटमेंट सेकंड करा, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज हाइड्राइड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मोलर मास। ऐसा नहीं है, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि H2O में क्या होता है, सबसे ज्यादा H2O का ही बॉइलिंग पॉइंट होगा। बॉइलिंग पॉइंट की ही बात कर रहा है ना, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है। देखो H2O में क्या मिलता है, हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है, गलत है। मोलर मास के बढ़ने से यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि H2O में क्या है, हाइड अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता तो हम उनके मोलर मास पे देखते हैं, उनके सरफेस एरिया वंडरवॉल फोर्स पे देख लेते हैं। ठीक है, सरफेस एरिया पे देख लेते हैं। यानी स्टेटमेंट हमारा दोनों के दोनों क्या है, इनकरेक्ट है। ये चीजें याद रखिएगा, ये चीजें याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, प्राइमरी एलिफेटिक एमीन्स रिएक्ट विद HNO2 टू गिव अनस्टेबल डाइएजोनियम सॉल्ट। दूसरा कह रहा है स्टेटमेंट, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन्स रिएक्ट विद HNO2 फॉर्म डाइएजोनियम सॉल्ट विच आर स्टेबल इवन एबव 300 केल्विन इन द लाइट। अब उसके बाद आपको क्या करना है, स्टेटमेंट चूज करना है। तो देखिए कह रहा है, जो हमारा स्टेटमेंट है उसको देखिएगा ध्यान से। स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट, अगर मान लीजिए हमारा RNH2 प्राइमरी एमीन है, प्राइमरी एमीन है, और आप इसको रिएक्शन करवाते हो नाइट्रस एसिड से, नाइट्रस एसिड से, तो आप नाइट्रस एसिड से बनाते हो इसको। अब मान लो इसमें ऐसे लिया जाता है, इसमें लेते हो NaNO2, और साथ में HCl रहता है, तो ये दोनों मिल जाता है और बन जाता है HNO2, और ये बन जाता है RNH2 प्लस Cl आ जाएगा माइनस। और ये क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। ये जो बना है, ये जो बना है, ठीक है, डाई एजो की बात कर रहे हैं ना, तो डाई एजो बना है। और ये रिएक्शन जो होता है ना, 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक होता है। दूसरा स्टेटमेंट देखिएगा, दूसरा स्टेटमेंट, ये तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है प्राइमरी एरोमेटिक एमीन रिएक्ट विद और बनाता है डाइएजोनियम सॉल्ट। ये भी चेक कर लेते हैं, ये भी चेक कर लो, ये ले लो, चेक कर लो। ये रहा आपका प्राइमरी एरोमेटिक एमीन। अब इसको रिएक्शन करवा दो सेम सेम, तो सेम सेम करवाओगे तो इसके लिए भी टेम्परेचर तो उतना ही रखना होगा, 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस। और आपका यहीं पे स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो स्टेटमेंट में बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है, वो स्टेटमेंट में 300 केल्विन टेम्परेचर बोला है, जो कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 278 होना चाहिए केल्विन, और ये 300 दिया है। यानी ऑप्शन स्टेटमेंट जो सेकंड है वह इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। प्लीज आप इसे एक बार देख लेना ध्यान से। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पहले इसमें देख ले ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। फोर्थ ऑप्शन देखिए, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रिएक्शन दिया हुआ है। मैं इसको हटाऊंगा, मैं इसको हटाऊंगा, मैं इसको हटाता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है दिया है, कंप्लीट करना है रिएक्शन को, रिएक्शन को कंप्लीट करना है। तो मैं लिख देता हूँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया गया है यहाँ पे, RMgX है, और साथ में CO2 से रिएक्शन करवाया गया है। फिर ड्राई ईथर रख दिया गया है, डी मैं लिख दे रहा हूँ ड्राई ईथर को। ठीक है, फिर वाई बनाना है, वाई से आपको रिएक्शन करवाना है, फिर हाइड्रोलाइज करवाना है, हाइड्रोलाइज करवाना है, और बना देना है RCOOH। तो इसी को बताना है कि y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी, क्या आप बता पाएंगे? तो y की वैल्यू चेक करने के लिए हम क्या कर ले, आइए y की वैल्यू चेक करते हैं। अब देखो ये हमारा पार्शियली नेगेटिव है, ये पार्शियली नेगेटिव है, पार्शियली पॉजिटिव है। एक चीज ध्यान देना, इनके बीच में बॉन्ड होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। कई लोग इस पे माइनस लिखते हैं, इस पे प्लस लिखते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इनके ऊपर पार्शियली चार्ज आता है। ठीक है, ये मेटल है तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव आएगा पार्शियल। आप ये प्योर माइनस प्लस आयोनिक कंपाउंड मत बना दीजिएगा यहाँ पे, इनके बीच में दिक्कत हो जाएगी।
चलिए अब आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं, इसको मैं लिख दे रहा हूं ऐसे सी ओ, ठीक है। और मैं एक ओ को, आप मैं स्ट्रक्चर पे ध्यान मत दीजिएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, इनको पोलराइज करवा दे रहा हूँ। पोलराइज करवाने का मतलब समझिएगा, मैं बस इसको सेकंड वाला ही कंपाउंड बताना है। ये जो सेकंड, ये इसके बाद जो अगला बनेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो ये आर पे माइनस है, मतलब पार्शियली नेगेटिव है, और ये mg पे हमारा क्या है, पार्शियली पॉजिटिव है, x है। ये देखो ये जाएगा इस पे, ये जब जाएगा इस पे तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा तो इस पे आएगा पॉजिटिव, यानी इस पे पार्शियली पॉजिटिव, इस पे पार्शियली नेगेटिव। तो नेगेटिव वाला आएगा आर के पास, पॉजिटिव वाला जाएगा इसके पास। तो फाइनली जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा, बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, सी से आर जुड़ेगा, ओ से हमारा mgx जुड़ेगा। अब ध्यान देना, इस पे आएगा प्योर माइनस, इस पे आएगा प्योर प्लस, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये मेटल है, और साथ में हमारा ये वाला केस को आप देख लो मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। तो आप इसको एक साथ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड मैच कर रहा है। आप चाहो तो लिख सकते हो RCOO, और ये क्या हो जाएगा, mgx। देखो RCOO mgx, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। आगे चलते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करवाना है। मैं पूरा लिख दिया हूं, यहाँ पे पूरा लिख दिया हूं, तो इसको ध्यान दो। ये आयोनिक होगा, मैच करवा लेना आयोनिक। ये हमारा इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होगा, जहां दिया होगा मैच करवा लेना। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। ये हमारा क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा। ये ध्यान देना, ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के बाद भी बचते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा, मैच कर लेना, ठीक है। तो ऑप्शन में मैं दिखा दूं कौन होता है इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। अगला कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेवल असर्शन एंड सेकंड रीजन। कह रहा है कि ICl इज मोर रिएक्टिव देन I2। अगला कह रहा है रीजन ICl बॉन्ड इज वीकर देन II, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि देखिए ये हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, क्यों, बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब ये कह रहा है कि हमारे पास जो ICl बॉन्ड है वो बीकर देन है। कैसे, आइए ध्यान से देखते हैं। देखो कह रहा है जो ICl है, ICl, ठीक है, ICl मोर रिएक्टिव है किससे, I2 से, I2 से। क्यों, क्योंकि ये इनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो वीकर होता है। किनके रिस्पेक्ट में, I और I के रिस्पेक्ट में, क्योंकि I एक बल्की एटम है, बड़ा है, तो तोड़ने में उसको टाइम लगता है, इसीलिए ये आसानी से टूट जाता है और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। इसलिए ये इनके बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी I2 के बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से कम होते हैं। तो आंसर आप लगा लेना, बोथ, दोनों सही है, और एक दूसरे के एक्सप्लेनेशन भी बेस्ट है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाँ मैच करवाना है लिस्ट को, लिस्ट को मैच करवाना है LiNaKOH सीजियम। सीजियम CS जो होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है, फोटो इलेक्ट्रिक, क्योंकि उसकी लो आयोनाइजेशन एनर्जी है। तो डी का तो चौथा ही आंसर हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज होगा, ठीक। डी का तो आपका चौथा ही हो जाएगा। लिथियम कहाँ होता है, लिथियम कहाँ यूज होता है, आप बताओ लिथियम का यूज कहाँ किया जाता है। लिथियम का देखें क्या क्या दिया है, लिथियम का हो जाएगा सेकंड, क्या दिया है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लिथियम बैटरी यूज होता है, बढ़िया है। उसके बाद सोडियम हो गया KOH, KOH का यूज हम कहाँ करते हैं, KOH का यूज हम एब्जॉर्ब करने में, CO2 को एब्जॉर्ब करने में यूज करते हैं। क्योंकि जब एब्जॉर्ब करेगा KOH, ध्यान से देखना, KOH जब क्या होगा, किसको एब्जॉर्ब करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है, ध्यान से देखना, एसिडिक नेचर का होता है। तो ये बना देता है K2CO3 बना देता है, वेरी गुड, ये हो जाएगा। तो आप मैच करवा लेना। अब एक ही बच रहा है, और वो हमारा हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा कूलेंट वाला, सोडियम कूलेंट इन अ फास्ट ब्रीड रिएक्टर। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए का सेकेंड, ठीक है, बी का हमारा थर्ड हो जाएगा, एंड सी का फर्स्ट, डी का फोर्थ। मैच कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं।
कह रहा है कि पहले ड्रग क्लास दिया है और ड्रग क्लास के मोलिक्यूल दिए हैं, उनको लिस्ट से मैच करवाना है। एंटा एसिड, तो सिमेटाइडीन होता है, एंटा एसिड ध्यान से देखना, सिमेटाइडीन होता है। और दे दिया है एंटीहिस्टामिन्स दे दिया है, और ये हमारा हो जाएगा एंटीहिस्टामिन्स जो होगा, और ये हमारा हो जाएगा सेल्डेन हो जाएगा, सेल्डेन हो जाएगा। एंटी लगा लेना, एंटी हिस्टामिन्स जो दिया है ना, हिस्टामिन्स, वो हो जाएगा सेल्डेन हो जाएगा। और दिया है एनालिसिस दिया है जो, वो मॉर्फिन हो जाएगा। और एक और दिया है हमारा क्या, एंटी माइक्रोबायोल्स जो दिया है ना, सल्वर्सन हो जाएगा। ठीक है, सल्वर्सन हो जाएगा। ठीक, लगा लेना, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। अगला चलते हैं, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट चूज करना है। द शेप ऑफ डी एक्स डी जेड and dzx orbital are similar to each other dx square y square and dz square। ये तो पहला ही गलत हो गया। क्या आप बता सकते हो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो होता है और जो डी जेड स्क्वायर का ऑर्बिटल होता है, वो डी एक्स वाई से, डी वाई जेड से, डी जेड एक्स से मैच करता है? नहीं, तो पहला आंसर हो जाएगा इनकरेक्ट। आगे चलते हैं, अगला क्या कह रहा है देखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर यूज्ड एज अ ड्राई लुब्रिकेंट, ना। डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव टू डायमेंशनल नेटवर्क, ना। डायमंड इज कोवेलेंट एंड ग्रेफाइट इज आयोनिक, नहीं। डायमंड इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड ग्रेफाइट इज sp2। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अगला चलते हैं, अगला क्या कर रहा है, विच एमोंगेस्ट द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। O2 प्लस आयन इज, इनकरेक्ट चूज करना है। O2 प्लस आयन इज डायामैग्नेटिक, तो और आगे दे दिया है द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 प्लस O2 O2 माइनस O2 2 माइनस एंड R 2.5। तो इसको हम चेक कर लेते हैं ना, इसको हम चेक कर लेते हैं, उसको चेक कर लेते हैं, उसके बाद हमको खुद पता चल जाएगा। देखो, अगर मैं कहूं कि O2 को बताओ, O2 को, O2 को देखा जाए तो O2 में अगर हम क्या करें, देखा जाए बॉन्ड ऑर्डर 2 है, बॉन्ड ऑर्डर 2 है, बॉन्ड ऑर्डर 2 है। जब इनका हम क्या बनाते हैं, हम इनका बनाते हैं पी ऑर्बिटल का जो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 एंड 4। इधर भी हो जाएगा, मैं इधर लिखता हूँ, इधर लिखता हूँ, इधर लिखता हूँ, इससे और बेहतर हो जाएगा। दो इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, टोटल 6 हो गए, अभी हमारे पास बचे हुए हैं। ठीक है, देखिए पहला ही आंसर हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। दो बचे हैं, दो डाल दीजिए। कह रहा है कि ये O2 का स्ट्रक्चर है बच्चों, O2 का स्ट्रक्चर है, इस पे ये दो, ये इसे कैंसिल हो जाएगा तो दो बॉन्ड बनाता है। O और O के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 2 आएगा। कह रहा है O2 प्लस के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, जब O2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन हटाओगे ना, तो बॉन्ड ऑर्डर जो होगा ना O2 प्लस में, वो 2.5 हो जाएगा। और O2 माइनस में बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, माइनस दिया ना, 2 माइनस करोगे ना, तो 2 माइनस करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वह 1 हो जाएगा। तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2, O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 2.5, O2 2 माइनस का, 2 इलेक्ट्रॉन लाओगे तो ये इसको कैंसिल करेगा, सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर तो हमारा ये सही है। ठीक, ये वाला ऑप्शन सही है। H2 प्लस आयन हैज 1 इलेक्ट्रॉन, सही है। तो हमारा O2 प्लस, पहला ऑप्शन देखो डायामैग्नेटिक कर रहा है, O2 प्लस, एक इलेक्ट्रॉन हटा दे यहाँ से तो O2 पे आ जाएगा प्लस। क्या डायामैग्नेटिक है? डायामैग्नेटिक तब होता है जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, ये अनपेयर है, यानी डायामैग्नेटिक नहीं है, ये पैरामैग्नेटिक है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, 1 इज इनकरेक्ट, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं, करा इन 1 मोलर सोल्यूशन दैट कंटेन 0.5 मोल ऑफ सल्यूट देयर इज, ठीक है, सॉल्वेंट को बताना है 0.5 मोल ऑफ सल्यूट।
1 मोलल, 1 मोलल का, हाँ आपका इसको बहुत इजी है, ये भी देखो ये कैसे लगाना है, आइए दिखाते। कह रहा है इन 1 मोलल सोल्यूशन कंटेन, 1 मोलल सोल्यूशन कंटेन 0.5 मोल ऑफ सल्यूट। तो आपको करना क्या है, सिंपल, मोलैलिटी कैसे निकालते हो, मोलैलिटी कैसे निकालते हो, मोलैलिटी कैसे निकालते हो, मोलैलिटी इक्वल टू होता है N अपान W, N अपान W, और ये क्या है, सॉल्वेंट है, ये है सॉल्वेंट। मोलैलिटी कितना दिया है, मोलैलिटी कितना दिया है 1, मोल कितना दिया है 0.5, यही है ना 0.5। ये सॉल्वेंट किस में होता है, केजी में होता है, तो केजी में, और आंसर किस में दिया है, आंसर आएगा ग्राम में। ठीक, तो अब आपको करना क्या है, इसको केजी में है तो केजी में लाने के लिए ऊपर क्या करो आप, इनटू कर लो 1000 से, ठीक है, तो ये हो जाएगा W इन ग्राम में। अब देखो अब करना क्या है, इनको इधर लाओ और इनको इधर ले जाओ और इनको इनटू कर दो, तो 500 क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा। कहीं आंसर दिया है क्या, 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, आंसर नंबर थर्ड इज करेक्ट। आप एक बार देख लेना, मोलैलिटी का N अपान W केजी में होता है, तो ये मोल जो दिया है 0.5 मैंने रख दिया है, इसको ग्राम में कन्वर्ट किया है, 1000 रखा है, मोलैलिटी 1 दिया था रख दिया, इसको इधर, इसको उठाकर इधर कर दिया, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन फिनॉल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप। एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल का, वो फिनॉल से ज्यादा होता है, ये तो सही है, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जब लगता है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है तो फिनॉल जो होता है OH से H जो होता है आसानी से रिलीज होता है। पिक्रिक एसिड याद होगा आप लोग को कि जब NO2 जब जुड़ता जाता है तो आसानी से रिएक्शन और आगे प्रोसीड होती जाती है और उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि O नाइट्रोफिनॉल एंड M नाइट्रोफिनॉल एंड P नाइट्रोफिनॉल will have same acidic strength as they have one nitro group attached to the phenolic ring। ये तो गलत है, मेटा पे नाइट्रो ग्रुप का मतलब कुछ और हो गया, ठीक है, मेटा और अर्थो पैरा पे जब तीनों पे अलग अलग रहेंगे तीनों का हमारा क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ अलग अलग आएगा। तो हमारा स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर देख लो, फोर्थ इज करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। 75 कर रहा है, 75 क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग पीवी कर्व रिप्रेजेंट मैक्सिमम वर्क डन। अंडर पीवी वर्क, अंदर सॉरी, अंडर पीवी जो होता है कर्व, अंडर पीवी कर्व वो मैक्सिमम वर्क को रिप्रेजेंट करता था। आइसो कर रहे हैं उसके लिए, आइसोथर्मल के लिए, आइसोथर्मल के लिए और रिवर्सिबल के लिए, ठीक है। तो आइए दिखाते हैं, जैसे ग्राफ दे दिया है कुछ ऐसे, कुछ ऐसे ग्राफ दे दिया है, कुछ ऐसे ग्राफ दे दिया है, दूसरा हमारा दे दिया है कुछ ऐसे, ठीक, तीसरा हमारा दे दिया है, तीसरा हमारा दे दिया है, ये P है ये B है, सब में वही है PB, PB, ठीक, और ये हमारा दे दिया है कुछ ऐसे, ठीक, और एक दे दिया है हमारा ऐसे। सब आइसोथर्मल का केस है बच्चों। तो इसके अंदर का कर्व देखो इतना ही आएगा, इसके अंदर का कर्व इतना ही आएगा, लेकिन इसके अंदर का जो कर्व है बहुत ज्यादा मैक्सिमम है, यानी ऑप्शन नंबर 3 मैक्सिमम वर्क, मैक्सिमम वर्क। अंडर पीवी वर्क जो होता है, अंडर पीवी कर्व जो होता है ना, ये वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वर्क करता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट, मैक्सिमम वर्क। अगला क्वेश्चन कर रहा है व्हाट मास ऑफ 95% ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट will require to neutralize 50 ml of 0.5 molar HCl solution according to this the following reaction। तो एक रिएक्शन दिया है उसको देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट मास ऑफ 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू दिस फॉलोइंग रिएक्शन। कुछ रिएक्शन दिया है उसके हिसाब से बताना है
कि कितना मास चाहिए न्यूट्रलाइज करने के लिए 0.5 मोलर ऑफ HCl जिसका वॉल्यूम कितना है 50 ml है। तो आइए उसका मास निकालते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का कि कितना चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट न्यूट्रलाइज करने के लिए। किसको न्यूट्रलाइज करने के लिए? HCl को। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ले लेता हूँ यहाँ पे सबसे पहले रिएक्शन। तो लिखिए कैल्शियम कार्बोनेट HCl, ठीक है 2HCl लगेगा तभी तो बनेगा। ये दिया हुआ है CaCl2 और साथ में निकल रहा है यहाँ से CO2 और साथ में निकल रहा है 2H2। ठीक है, ये सारी चीजें दी हुई हैं। तो अगर मैं कहूं कि कितना मोल्स यूज हो रहा है, मोल्स ऑफ HCl जो रिक्वायर्ड है, HCl रिक्वायर्ड है, कितना मोल है? 2 मोल है। कितना मोल है? 2 मोल है। अगर ये 2 मोल रहेगा तभी काम बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। और ये क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले मानते हैं कि जो मास ऑफ CaCO3 है, ये मानते हैं CaCO3 का जो मास है, ठीक है, मास है, ठीक है, उसको हम मान लेते हैं m। क्या मान लेते हैं? m मान लेते हैं। ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूं। अब इसके मोल निकाल लो। मोल निकालने के लिए ध्यान से देखना, मोल निकालने से पहले इसका क्या निकालो? 95%। तो 95% ऑफ क्या हो जाएगा इसका? मास ऑफ CaCO3 इक्वल टू मास, और ये हो जाएगा 95% अपान 100। अब एक काम ये कर लो, इसको मोल में कन्वर्ट कर लो, इसके मोल में कन्वर्ट करो। तो मोल में कन्वर्ट करोगे तो ये m, इसका मोलर मास कितना होता है? 100 होता है। तो डिवाइड बाई 100 कर दो और ये क्या आ जाएगा? 95 अपान 100। ये मोल आ गया उसका। ये मोल आ गया, किसका मोल आ गया? CaCO3 का मोल आ गया। अगला चलते हैं। अब कह रहा है HCl की बारी है, HCl की बारी है। तो HCl की बारी है तो HCl को कंपेयर कर लो। HCl का क्या क्या दिया है देखो, इसका 0.5 मोलर दिया है। 0.5 मोलर का मतलब समझ रहे हो? 0.5 मोलर का मतलब समझ रहे हो? और साथ में कितना दे दिया है? और 50 वॉल्यूम दे दिया उसका। तो मैंने क्या कर दिया, इसको लिख दिया 50 और इसको मैंने लिख दिया 0.5 और ये हमने कर दिया 1000 से डिवाइड। ठीक है, ये देखो ये 50 ml है इस मोलर का, 0.5 मोलर। तो 0.5 मोलर का मतलब क्या हुआ? 0.5 मोल प्रेजेंट इन 1000 ml। अब इन दोनों को कंपेयर कर लो, इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो। अब देखो एक काम और करना है, ये मोल ऑफ CO3 जो आया है इसको क्या करना है, यहां पे रखना है। तो ये 2 से इंटू हो जाएगा, 2 से इंटू हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 100। और ये वैल्यू जो आ रहा है 50 इंटू 0.5 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 1000। सॉल्व करने पे मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, ये आ जाएगा 1.315 और इसको अप्रोक्स में लिख सकते हैं 1.32 ग्राम। तो आप देखो यहाँ पे आंसर दिया हुआ थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हमारा हो जाएगा। देख लो एक बार, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अगला लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज सुटेबल टू सिंथेसाइज क्लोरोबेंजीन। कौन ऐसा मेथड है सिंथेसाइज किया जा सकता है जिससे? तो देखो बेंजीन को ले लो, Cl2 को ले लो, एनहाइड्रस FeCl3 को ले लो। तो ये बहुत अच्छा रिएक्शन है, आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप जानते हो, मैं रिएक्शन करके दिखा देता हूं। जैसे मान लो ये बेंजीन है, ठीक, Cl है और साथ में FeCl3 रखा हुआ है, वो भी एनहाइड्रस। तो रिएक्शन कैसे होता है ध्यान से देखना, Cl और FeCl3 को लाते हो तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को देता है तो ये बनता है Cl प्लस और ये बन जाता है FeCl4 पे माइनस बन जाता है। ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल, ये है कैसा? न्यूक्लियोफाइल। तो ये बेंजीन रिंग रहेगा, ध्यान से देखना, ये Cl प्लस को क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा,
इलेक्ट्रॉन जैसे ही देगा तो होगा क्या, ध्यान से देखिएगा, Cl, ये H यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और ये इसको फिर से देगा तो यहाँ से H रिलीज हो जाएगा, H रिलीज हो जाएगा और फिर बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। और ये जो H प्लस जो है वो H प्लस फिर किसके साथ जाएगा, उनके साथ जाएगा FeCl4 माइनस के साथ, और यहाँ से फिर क्या निकाल लेगा, HCl निकाल लेगा, और क्या निकाल लेगा साथ में, FeCl3 निकाल लेगा। तो ये उसका रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया। तो दूसरा जो ऑप्शन होगा हमारा बहुत अच्छा मेथड होगा, और बाकी तीसरा है आपका लंबा मेथड हो जाएगा। ठीक है, तो आप पहले बनाओगे, आप क्या बनाओगे, डाइएजोनियम क्लोराइड बनाओगे, फिर आप जाकर उसका सेंडमेयर रिएक्शन करवाओगे, लॉन्ग टाइम का हो जाएगा। इसीलिए मैंने कौन सा चूज किया है, सेकेंड ऑप्शन। तो टेबल पूछा है इसलिए मैं कह रहा हूं। अगला हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डाइबोरेन, बोथ द बोरान एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज। तो आपको पहले ही गलत मिल गया। ठीक है, यहाँ पे बोरान जो होता है ना sp3 हाइब्रिडाइज होता है, इसको लगा लेना। चलो आगे चलते हैं। 79 क्या कह रहा है, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। साइनोहाइड्रिन कौन देता है, SCN देता है, SCN देता है, ध्यान से देखना। SCN क्या देता है, साइनोहाइड्रिन देता है। उसको मैं प्रोडक्ट बना के दिखा देता हूँ। एसिटल कौन देता है, एसिटल है, एसिटल कौन देता है, अल्कोहल एसिटल देता है। तो एक क्या करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं ना सिंपल सा। जैसे मान लीजिए सी हम ले लेते हैं, CO है, और HCN से आपने रिएक्शन करवाया, HCN से रिएक्शन करवाया, तो ये बन जाता है COH और CN, साइनोहाइड्रिन बन गया, साइनोहाइड्रिन बन गया। फिर से मान लीजिए कि आपने लिया CO, और आपने अल्कोहल से रिएक्शन करवाया, अल्कोहल से रिएक्शन करवाया, तो ये अल्कोहल से रिएक्शन करवाया, अल्कोहल ही दिया ना, हाँ अल्कोहल दिया है। तो ये बन जाएगा आपका, एक जगह बन जाएगा कुछ इस तरह का केस OH, और ये आ जाएगा OR। इसे बोलते हैं हेमी एसिटल, इसे बोलते हैं हेमी एसिटल, हेमी एसिटल। फिर से एक बार, अब देखो इसमें अल्कोहल डालना है, अब ये मना नहीं किया कि अल्कोहल मत डालो। फिर से आप ROH डालोगे तो ये H और ये OH H2O बन के बाहर निकल जाएंगे, और ये बन जाएगा OR, OR, ये बन जाएगा एसिटल। ठीक है, ये बन जाएगा एसिटल। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा क्या है, सीफ बेस वाला है। तो सीफ बेस की अगर हम बात करें, तो सीफ बेस किसे कहते हैं, मान लीजिए कि हमने ले लिया फिर से C डबल बॉन्ड O, और इसमें डाल दिया प्राइमरी अमीन, क्या डाल दिया, प्राइमरी अमीन डाल दिया। तो ये केस हमारा जो बनेगा CN, और ये हमारा आ जाएगा, ये N आ जाएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा R, और ये हमारा C से एक H है ही। ठीक, इसी को बोलते हैं सीफ बेस। ठीक है, याद रखना, सीफ, सीफ्स बेस। ठीक, तो आप ऑप्शन इतने पे तो लगा ही लोगे। और लास्ट वाला ऑक्सिम में क्या होता है, ऑक्सिम में क्या होता है, CO और हाइड्रोक्सिलेमिन से रिएक्शन करवाते हैं, हाइड्रोक्सिलेमिन से रिएक्शन करवाते हैं। तो ये H2NOH, ये सीधे निकल जाता है। ये तो बहुत आसान था, ये तो बहुत आसान था, ये हाइड्रोक्सिलेमिन बन गया। मैंने इस चारों को बना दिया। ऑप्शन नंबर हमारा ए इज करेक्ट हो जाएगा, मैच कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, मैं इसको हटाऊंगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एट 298 केल्विन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Cu2 प्लस से Cu, Zn2 प्लस से Zn, Fe2 प्लस से Fe एंड Ag प्लस से Ag आर। ध्यान से सुनना, दिया है 0.34 वोल्ट, किसका दिया है, Cu2 प्लस का, Cu में जाना। जिंक का दिया है -0.76, उसके बाद दे दिया है आयरन का 0.44, अगला क्या दे दिया है, एंड 0.80 वोल्ट। अब कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन नॉट अकर। कौन ऐसा रिएक्शन है जो अकर नहीं करेगा, जिसका ई सेल की वैल्यू क्या आएगी, जिसका ई सेल की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, सबसे 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 कम आएगी, वही हमारा क्या हो जाएगा, एंथोरा हो जाएगा। और क्या होने के लिए, स्पॉन्टेनियस होने के लिए। तो आइए चीजों को देख लेते हैं एक एक करके।
अच्छा, इसमें से रिएक्शन पूछा है, कौन किसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट चेक करो। चलिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, कॉपर सल्फेट है। तो कॉपर को 2+ हम लिख लेते हैं, और Ag को लिख लेते हैं, और दे दिया है AgCu, और साथ में Ag बना दिया, Ag+। मैं बैलेंस नहीं किया हूं। अब दोनों की वैल्यू को चेक करो, दोनों की वैल्यू को चेक करो। दोनों की वैल्यू को अगर चेक करते हैं, तो दोनों की वैल्यू अगर चेक करें, तो Ag का कितना है, Ag का है Ag का है 0.80, और ये क्या है हमारा 0.34। देखो, सबसे अगर देखा जाए, जिसका लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल करें रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका लोअर और रिडक्शन पोटेंशियल होता है, वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। ये तो लोअर है, ये दूसरे को ऑक्सीडाइज नहीं कर रहा है, ये लोअर परसेंट। देखो ध्यान से देखना, कॉपर का जो है, ध्यान से देखना, Cu2+ से Cu में जाने का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0.34 है। और ये जब इससे कम है, इसके रिडक्शन पोटेंशियल से कम है, Ag+ से Ag में जाने के रिडक्शन पोटेंशियल से कम है, तो इसका मतलब समझो कि Ag जो है कॉपर को कभी भी रिड्यूस नहीं कर पाएगा। बात समझो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। इसकी वैल्यू इससे ज्यादा है, क्या, कौन सी वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल। इसीलिए Ag जो है Cu2+ को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, लेकिन Cu Ag को दे सकता है। लेकिन इस केस में तो इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, तो ये हमारा नहीं हो सकता, ये हमारा नहीं हो सकता है। तुरंत लगा लेना, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बाकी सब पॉसिबल है, बाकी सब पॉसिबल है, बाकी सब पॉसिबल है, बाकी सब पॉसिबल है। चलिए आगे चलते हैं। अगला स्टेटमेंट करा है, गिवन बिलो। स्टेटमेंट फर्स्ट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर हायर देन हाइड्रोकार्बन of comparable molecular mass because of weak molecular association in aldehyde and ketone due to dipole-dipole interaction। बहुत अच्छी बात है, स्टेटमेंट जो हमारा फर्स्ट है वो करेक्ट दिख रहा है। अगला, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर लोअर देन एल्कोहल ऑफ सिमिलर मोलिक्यूल मास ड्यू टू absence ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दोनों सही है, दोनों सही है। अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इसलिए अल्कोहल और एल्डिहाइड और कीटोन से बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा होता है कंपेरेबल मोलिकुलर मास में। चलिए आगे चलते हैं। अगला कह रहा है, अमॉन्ग द फॉलोइंग वन विल हैव मैक्सिमम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। कौन है जो लोन पेयर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिपल्सन शो करेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, क्योंकि जिनॉन है, जिनॉन में हमारा क्या होता है, 2 बॉन्ड बनाने के बाद 3 लोन पेयर बचते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। आपको देखना है तो देख लेना, जीनोन जो होता है ना, जीनोन के पास लोन पेयर का भरमार पड़ा हुआ है। लोन पेयर का भरमार पड़ा हुआ है, 3 लोन पेयर है, बाकी सब में कम है उससे। द IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स दिया है Ag, एक्वा दिया है, फिर से आगे फिर Ag दिया है, साइनो दिया है। तो अब इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे IUPAC नेम में। अब देखो, 2 एक्वा है तो डाई एक्वा हो जाएगा, फिर सिल्वर हो जाएगा, पहले का ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, फिर हमारा डाई साइनो हो जाएगा, अर्जेंटेट हो जाएगा, क्योंकि दूसरे वाले पे माइनस का आएगा। अब इसको कैसे देखना है, देखो मैं ले लेता हूं यहाँ पे AgH2O, डाई लगा लिया मैंने, फिर मैंने ले लिया AgCN का होल ट्वाइस। इसको तोड़कर देखो तो इस जब तोड़ोगे AgH2O पे यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और इसको तोड़ोगे तो AgCN2 पे आ जाएगा माइनस। आप जानते हो ना, जिसपे माइनस आता था उसका लास्ट में ATE लगाते थे, उसका लैटिन नेम लिखते थे। तो देखो, डाई एक्वा सिल्वर फर्स्ट, फिर इसमें लिखोगे डाई साइनो, और Ag का नाम क्या होता था, अर्जेंट। और अर्जेंटेट में अर्जेंट लिख के लास्ट में ATE जोड़ देंगे, अर्जेंटेट। ठीक है, तो नेम देख लो, मैच कर लो, हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। अगला करा है, गैडोलिनियम हैज लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी बिकॉज ऑफ क्या, हाई एक्सचेंज इंथैल्पी। हाई एक्सचेंज इंथैल्पी की वजह से उसका इंथैल्पी क्या होता है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी
वेरी लो हो जाता है। अगला हम ले लेते हैं, अगला ले लेते हैं लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी। ठीक ठीक ठीक, सही चल रहे हैं हम लोग। अगला कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट ऑफ काइनेटिक ऑफ रिएक्शन। तो मैं इसको हटाता हूं, मैं इसको हटाता हूं। ग्राफ दे दिया है, ग्राफ को देख लेना। ये ग्राफ है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, और ये y लिख दिया है, x लिख दिया है। कह रहा है, ध्यान से देखना, y एंड x एक्सेस फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिस्पेक्टिवली, जीरो ऑर्डर y रेट इक्वल टू एंड x कंसंट्रेशन, फर्स्ट ऑर्डर y इक्वल टू रेट। इसमें आप सीधे देख लो, ध्यान लगा लो, टी हाफ टी हाफ टी हाफ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, टी हाफ टी हाफ। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो होता है ना, वो क्या होता है, उसमें y और x क्या होते हैं, ये रेट और कंसंट्रेशन को दिखाते हैं। टी हाफ ये इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक, आप ऐसे भी चेक करते हो, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन पे पावर क्या होता है, जीरो। तो ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट वैल्यू हो जाता है। सिंपल सा देख लो, सिंपल सा देख लो, ये तो खत्म हो जाएगा, ये आर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, और लास्ट वाला सही होगा। ठीक है, हाँ जीरो ऑर्डर। और फर्स्ट ऑर्डर का जो होता है ना हाफ लाइफ, फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ देख लो, फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ जो होता है ना 0.693, ये इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ये फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ और जीरो ऑर्डर का, ये दोनों फॉलो करेगा इस रिएक्शन को, इस ग्राफ को। अगला लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ रेडियस ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ द हीलियम आयन इज 105.8 पिकोमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिटल ऑफ Li2+ आयन। तो इसको लगाने के लिए आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताया गया था। आइए मैं उस फॉर्मूला को बताता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आपको सिखाया गया था। अब मान लीजिए थ्री का निकाल रहे हैं, थ्री का निकाल रहे हैं, Li2+ है तो Li2+ लिख लीजिए, और किसका निकाल रहे हैं, R2He+ का निकाल रहे हैं, इसको रख लीजिए। ठीक है, और कौन से ऑर्बिट का निकाल रहे हैं, N3 का निकाल रहे हैं, तो स्क्वायर लगा लीजिए, और ये Z रख दीजिए, Li2+ है तो 2+ रख दीजिए। ठीक है, अभी इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें एटॉमिक नंबर, और ये हमारा सेकेंड ऑर्बिट का है, सेकेंड ऑर्बिट रख लीजिएगा। ठीक है, देखो एक्चुअली में ये फॉर्मूला बनता कहाँ से, आर्यन क्या होता है n², और ये क्या होता है, जेड होता है। इसी से आप कंपेयर कर लो, आपका निकल जाएगा। आपको रखना है, तो देखो यहाँ पे He+ का कितना दिया है, He+ का दिया है 105, आप रख दो। यहाँ पे R3 हो गया, Li2+ हो गया, इसका वैल्यू दिया है 105, 105.8। कौन से ऑर्बिट का निकाल रहे हो, थर्ड का, तो थ्री का स्क्वायर। एल आई का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है, वेरी गुड। अब यहाँ पे देख लो इसका कितना हो जाएगा, सेकेंड का बात है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सेकेंड। इसका सेकेंड बोर ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। सॉल्व करके देखो, R3 की वैल्यू आ जाएगा, R3 की वैल्यू आ जाएगा कुछ समथिंग 3/2, सॉल्व करने पे आ जाएगा 158.7 पिकोमीटर। ये फॉर्मूला है बच्चों, आप आराम से इसको लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला है। अगर कह दे कि फोर्थ ऑर्बिट, तो फोर्थ यहाँ पे रख दो, फिफ्थ कह दे तो फिफ्थ रख दो, थर्ड बोल दे, थर्ड बोल दो, हीलियम का है ये, ठीक है, ये इसका है। आप सिंपल से इसको कर लो। अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक तरीका और बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो कि हमको देना है किसी दूसरे दूसरे एटम से कंपेयर करना है, इसको कर लो, मैं फिर आगे बताता हूँ। इसको मैं हटाता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ। सपोज कर लीजिए हीलियम का सेकेंड ऑर्बिट की बात हो रहा है, हीलियम की सेकेंड ऑर्बिट। तो मैंने लिखा हीलियम का जो रेडियस है वो सेकेंड की बात हो रही है, तो ये उसका क्या हो जाएगा, सेकेंड लिख दो, उसका लिख दो सेकेंड, सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा। जेड उसका लिख दो, जेड उसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, वेरी गुड। अब दूसरे का मान लीजिए, यहाँ पे हीलियम की बात कर रहा है तो हीलियम का लिख लो, रेडियस जो भी है, हीलियम का रेडियस दिया है, हीलियम का रेडियस दिया है, हीलियम का रख लो।
अब कह रहा लिथियम का लिख लो, लिथियम का अगर कह रहा लिथियम 2+ है तो लिथियम का लिख लो। कह रहा थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहा है, थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहा है तो यहाँ पर 3 लिखो, और यहाँ पे क्या लिख दो, यहाँ पे क्या लिख दो, यहाँ पे लिख दो 3 एटॉमिक नंबर। अब इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लो इक्वेशन सॉरी इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकंड। तो सेकंड में क्या करो, फर्स्ट से डिवाइड कर दो, तो ये बनेगा Li2+, ये आ जाएगा He+ आएगा, ये तो इनका जो कांस्टेंट आएगा कट जाएगा। अब देखो इससे डिवाइड किए हो, इससे डिवाइड करने पे क्या होगा, इससे डिवाइड करने पे क्या होगा, ये वैल्यू तो वैसे पड़ी रह जाएगी, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3, और ये वैल्यू उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, 2/2 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है, वो कितनी वैल्यू दी हुई है मैं देख लूं एक बार, 1058, इसकी वैल्यू दी हुई है 105.8। आप सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला भी बना दिए, फॉर्मूला भी बना दिए, कंपेयर करने का तरीका हो गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द ईएमएफ सेल ऑफ द फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस एट 298 केल्विन। बाकी हमने डेटा लिखा हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है, आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ वैल्यू को रखना है और सॉल्व कर देना है। तो आइए सॉल्व करते हैं और देखते हैं कितना हमारा आता है। और कुछ कैलकुलेटेड वैल्यू दिया है, देख लूँ, नहीं दिया है, ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करना है और सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ई सेल की वैल्यू कितना दी है, 10.5, 0.059, एन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, एनआई जा रहा है Na2+ में, तो 0 पॉइंट, इसको लिख सकते हैं 10⁻³ ठीक। अब एक काम और करना है, और इसका वैल्यू लिखना है, इसका वैल्यू कितना दिया है, इस पे भी लिखना है 10⁻³ लेकिन इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, तो इस पे 2 लिखना है। तो कहीं ना कहीं एक तो कट जाएगा, एक बचेगा, एक ऊपर चला जाएगा, ये बीच में लॉग। आपको अगर ऐसे नौ समझ में आए ना बच्चों, ऐसे नौ समझ में आए, 10⁻³ 2 टाइम है तो इसको ऐसे लिख लेना, 10⁻³ और ये हो जाएगा 10⁻³ इन 10⁻³, तो एक से चला जाएगा, और एक हमारा ऊपर आ जाएगा 10.5 और 0.59/2, और ये हो जाएगा लॉग 10⁻3, ये ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया। अब 3 आगे आ जाएगा, 3 से इंटू हो जाएगा, 3 से इंटू हो जाएगा, तो ये टोटल हमारा वैल्यू कुछ मिल जाएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे 3 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ई सेल इक्वल टू 10.5 -3, ये 0.059, और ये हो जाएगा 0.059/2, खत्म हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। मैं कैलकुलेट कर ले रहा हूँ इसको, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसको कैलकुलेट करिएगा, आंसर आ जाएगा, आपको मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा आपका, आंसर एन ए। इसका आंसर आपको गलत दिया है, आंसर आपका नहीं इसमें सही दिया है, ठीक है। तो आप इसको आंसर को आप देखना, इसका आंसर समथिंग आएगा 10 पॉइंट, कैलकुलेट करके मैं देख ले रहा हूँ, 4115, और आपके उसमें गलत दिया हुआ है, ठीक है, नॉट अवेलेबल, कोई बात नहीं, इस पे आप कोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन हेमेटाइट। हेमेटाइट को और क्या होता है, Fe3O4। मैग्नेटाइट, देखो हेमेटाइट का Fe2O3 होता है, और उसका क्या बोला जाता है, मैग्नेटाइट का Fe3O4 होता है, मैच कर लेना। और कैलेमेनाइन का जिंक कार्बोनेट होता है, कैलोनाइट का क्या होता है, बाकी जो बच रहा है वही हो जाएगा आपका। अगला, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। समझे हो, इससे पहले वाला मैंने क्या बोला, हेमेटाइट का क्या हो जाएगा, हेमेटाइट का क्या हो जाएगा, Fe2O3, और क्या है, और क्या है, मैग्नेटाइट का क्या हो जाएगा, Fe3O4 हो जाएगा, और कैलेमाइन का क्या हो जाएगा, जिंक कार्बोनेट हो जाएगा।
एक ही बचता है, उसको भी लगा लेना है। अगला हमारा क्या है, आईयूपीएसी नेम लिखना है, आईयूपीएसी नेम लिखना है। ये OH हो गया और ये हमारा Cl हो गया। तो अब आपको करना क्या है, और ये हमारा Br, देखो Br 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3। आप काउंट किधर से करोगे, आपको पता चल चुका होगा फंक्शनल ग्रुप किधर से पास आ रहा है। 1 2 3 4 5 6। तो देखो 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मिथाइल क्या हो जाएगा, हेक्सेन 2 ऑल, हेक्सेन 3 ऑल। कह दिया है, कह दिया है। ऑप्शन नंबर सेकेंड 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन 3 ऑल आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कर रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म एसीटोन रिएक्ट विद 2 पेंटेनोन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। देखो मैंने रिएक्शन लिखा है, एल्डोल होगा, ठीक है, एल्डोल क्रॉस एल्डोल होगा, ठीक है। डाइल्यूट NaOH के साथ कराओगे तो क्रॉस एल्डोल होगा। क्रॉस एल्डोल में आपके प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे, उसमें से चेक करना है। चेक करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक तरीका बता दे रहा हूँ, वैसे ही आप चेक करिएगा। COCH3 है, इसको एक बार फिर से लिखिएगा, इसको ऐसे लिखिएगा COCH3 क्रॉस एल्डोल करवा रहे हैं। इसके 2 H गायब करिएगा, इसके दो मतलब इसके O से, और इसको डबल बॉन्ड लगा दीजिएगा, डबल बॉन्ड। अब एक हमारा एक प्रोडक्ट ये बन गया, इससे खुद से सेल्फ लिंकेज होकर। अब एक बार इसको इससे लिंकेज करिएगा, CH3CO, फिर लिखिएगा CH3, फिर इसको लिखिएगा COCH3CH2CH3। अब इनके 2 O को गायब करिएगा, 2H से डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक प्रोडक्ट ये बन गया। अब इसको एक बार पहले लीजिएगा, इसको बाद में, ऐसे करेंगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। उसमें से ये पहचानना है कौन इसमें नहीं दिया। मैं बता दे रहा हूँ कौन सा ऑप्शन होगा इसका, मैं बता दे रहा हूँ तीसरा वाला ऑप्शन होगा। ऑप्शन जो है ना थर्ड वाला, ऑप्शन जो है थर्ड वाला आंसर हो जाएगा, जो नहीं आएगा थर्ड वाला ऑप्शन आपका नहीं आ पाएगा, ठीक। तो आप ये कर लेना, तीसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन कर रहा है कंपाउंड X ऑन रिएक्शन विद O3 फॉलोड बाय जिंक H2O गिव फॉर्मेल्डिहाइड एंड 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। कह रहा है कि हमको क्या करवाना है, ओजोनोलिसिस करवाना है, सिंपल सा। एक फॉर्मेल्डिहाइड मिल रहा है, एक 2 मिथाइल प्रोपेनॉल मिल रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले दोनों को लिख दे रहा हूँ, दोनों को लिख दे रहा हूँ, दोनों को मैं लिख दे रहा हूँ। तो मैंने लिख दिया कुछ इस तरह CHO, ठीक है, और एक को मैंने लिख दिया फॉर्मेल्डिहाइड HH। बहुत आसान है। तो इसमें करना क्या है, इसमें तो हमको कुछ दिख ही नहीं रहा है, इसको तो सिंपल देखो, सिंपल जो दिख रहा है ना, आप ऐसे लो, ऐसे लो, ऐसे लो, डबल बॉन्ड लगा दो। अब आपको कहोगे सर कैसे, तो आप जानते हो डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे CH3CH3CH, और ये हो गया हमारा CH डबल बॉन्ड और CH2। और इनको तोड़ने के लिए हम क्या करते थे, तोड़ने के लिए क्या करते थे, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए यहाँ पे हम O को इंट्रोड्यूस करते थे, O को इंट्रोड्यूस करते थे, O को इंट्रोड्यूस करते थे। याद आ रहा है, O को इंट्रोड्यूस किए, O को इंट्रोड्यूस किए, O को इंट्रोड्यूस किए, फिर से हमने क्या कर दिया Zn और साथ में लिया H2O। तो होता क्या है देखिएगा, ये इस सेगमेंट ऐसे टूटता है, ये सेगमेंट ऐसे टूटता है। तो ये यहाँ का इलेक्ट्रॉन और यहाँ का इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड बनाकर CHO बनाएगा, और यहाँ का इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। तो फाइनली आप चाहो तो यहीं से देख सकते हो CH3 CH CH3, और ये हो जाएगा CH यहाँ का, और यहाँ का इलेक्ट्रॉन मिलकर CHO, और ये बन जाएगा CH2O, और CH2O को क्या लिख सकते हो आप, HCOOH। यही चीज है, यही चीज है, सेम सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम सेम है, आप देख लेना, मैच करवा लो, ओजोनोलिसिस हो गया इसका। अगला लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए प्रोडक्ट इनिशियल कंसंट्रेशन जो दिया है ए का 0.1 मोलर दे दिया है, विच बिकम्स 0.001 मोलर आफ्टर 5 मिनट, रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन इन मिनट पर मिनट। यानी ये आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्यों,
क्योंकि यूनिट से ही हमें कंफर्म हो गया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो आपको करना क्या है, मैं इसको हटाऊंगा और आगे बढ़ूंगा। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन जो दिया है, पहले तो मैं देख लूं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या फॉर्मूला लिखवाया गया था। तो के इक्वल टू क्या निकालना है इसका, देखो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब ये से प्रोडक्ट बन रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन ए का 0.1 मोलर है और 5 मिनट बाद हो जा रहा है 0.001 मोलर। रेट कांस्टेंट निकालना है, तो के इक्वल टू क्या निकलवाया गया था फॉर्मूला, 2.303 टाइम टी। और क्या था यहाँ पे लॉग, शुरू में क्या था ए नॉट, अब बाद में क्या था ए टी। ए टी ठीक है, टाइम टी पे। तो करना क्या है, रख दो ना, रख दो। टाइम कितना है 2.303, कितना सेकंड है 5 सेकंड है। लॉग है, लॉग रख दो। शुरू का कंसंट्रेशन कितना है, शुरू का कंसंट्रेशन 0.1 है। बाद में कंसंट्रेशन कितना है हमारा, बाद में 0 पॉइंट हम लिख देते हैं 10 पे पावर -3, और इसको लिख देते हैं 10 पे पावर -1। ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 2.303, आप इसको देख लेना यहाँ पे 2.303, और ये हो जाएगा 5, और ये चला गया तो ये हो जाएगा लॉग हमारा 10 पे पावर 2। टू आगे आ जाएगा, टू आगे आ जाएगा तो आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो टू आगे आ जाएगा, ये पूरी सेगमेंट 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 × 2.303, और अपान क्या हो जाएगा 5। तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 × 3 = 6, 6 4, 4.66 डिवाइड बाई क्या कर दो 5, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा एग्जैक्ट। ठीक है, तो 0 पॉइंट सॉल्व कर लेना, 0.92 समथिंग आ रहा है। ठीक है, पर मिनट में, पर मिनट में। ठीक है, तो देख लेना आंसर इसका। मैच करवा लीजिए, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 3O2 से उसको ओजोन में कन्वर्ट किया जा रहा है, O3 गैस में, O2 से O3 गैस में। करे फॉर द एबव रिएक्शन 298 के Kc इज फाउंड टू बी 3 × 10 पे पावर -59। if the concentration of O2 equilibrium is 0.04 molar, 0.040 molar, then concentration of O3 in m। आइए देखते हैं, निकालते हैं। तो आपको करना क्या, केसी लिख लो ना, दोनों का, दोनों का केसी लिख लो। मैं हटाता हूं इसको, तो दोनों का केसी कैसे लिखा जाएगा, दोनों का केसी कैसे लिखा जाएगा, कांस्टेंट दे दिया है, O3 का निकालना है ना वैल्यू, तो कुछ करना तो है नहीं। देखो अगर मैं कहूँ केसी, तो केसी हो जाएगा O3 का कंसंट्रेशन, और ये हो जाएगा O2 का कंसंट्रेशन। ठीक है, जो वैल्यू दिया है आपको रख लेना है, बस जो वैल्यू दिया है रख लेना है। नंबर क्या दिया है आगे, O2 पे पावर में 2 आ जाएगा, और O3 में नहीं, O3 में इस पे, हाँ पहले एक काम करते हैं ना, रिएक्शन लिख लेते हैं। O2 है, जा रहा है O3 में, ये 3 होगा ये 2 होगा, तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3। कंसंट्रेशन किसका दिया हुआ है, कंसंट्रेशन किसका दिया है, कंसंट्रेशन किसका दिया है, मैं एक बार वैल्यू देख लूं। कंसंट्रेशन दिया है O2 इक्विलिब्रियम, O2 का कंसंट्रेशन है 0.04, 0.04, और K की वैल्यू, Kc की वैल्यू दिया है 3 × 10 पे पावर -59। इसकी वैल्यू दे दिया है 0.040 का क्यूब, और O3 की वैल्यू निकालनी है, O3 की वैल्यू निकालनी है, O3 की वैल्यू निकालनी है। तो इसको इधर भेज दो, तो O3 की वैल्यू निकालनी है, तो इसको जब इधर भेजोगे तो ये आ जाएगा 3 × 10 पे पावर -59, और ये हो जाएगा 0.40, 4 को हटाते हैं, 0.0 को हटाते हैं, 0.4, 0.4, 3 बार मैंने लिख दिया। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे आंसर जो आएगा O3 का, आप इसको भेज देना उधर, अंडर रूट में हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, तो अंडर रूट में हो जाएगा तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो एक्चुअली में आप सॉल्व करिएगा इसको, O3 का वैल्यू जो आएगा
4.38 इंटू 10 पे पावर कितना आ जाएगा माइनस। सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। द पॉल्यूशन ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ध्यान से देखिएगा। द सोल्यूशन, सॉरी पॉल्यूशन, सोल्यूशन है पॉल्यूशन। द पॉल्यूशन ड्यू टू ऑक्साइड ऑफ सल्फर गेट्स इनहेंस्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, अब कैसे होता है देखा जाए तो हमारा हो जाएगा पार्टिकुलेट मैटर, बढ़िया है ठीक। पार्टिकुलेट मैटर हो गया, बी क्या हो गया, ओजोन हो गया। दूसरा हमारा, तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हमारा हाइड्रोकार्बन नहीं, हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया। तो ध्यान से देखना, द पॉल्यूशन ड्यू टू ऑक्साइड ऑफ सल्फर गेट इनहेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो ऑप्शन हो जाएगा पार्टिकुलेट मैटर, ध्यान से देखिएगा पार्टिकुलेट मैटर। दूसरा हमारा हो जाएगा ओजोन, और लास्ट हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड, इनकी वजह से होता है, ठीक है। आप देख लेना। आपको नहीं यकीन है तो मैं रिएक्शन से दिखा सकता हूँ इसको, मैं रिएक्शन से दिखा सकता हूँ, रिएक्शन से दिखा सकता हूँ। हाइड्रोकार्बन के साथ नहीं होगा तो इसीलिए हाइड्रोकार्बन को नहीं लिए। जैसे मान लीजिए मैंने SO2 लिया, ठीक है, SO2 लिया और O2 को ले लिया, ये सीधे SO3 बनाएगा, ठीक है, SO3 बना देगा, SO3 बना देगा। तो देखो, अगर SO2 को लेते हो और O3 के साथ रिएक्शन करवाते हो तब क्या बनाएगा, SO3 बनाएगा, साथ में O2 निकालेगा। और मैं अगर देख लूँ दूसरा क्या, हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ अगर SO2 लेते हो और H2O2 लेते हो तो H2SO4 बनाएगा। ये सब के सब पॉल्यूट ही तो कर रहे हैं, सब की सब पॉल्यूशन ही करवा रहे हैं ना यहाँ पे। और आप ये यहाँ पे लेते हो हाइड्रोकार्बन तो कोई मतलब नहीं है रिएक्शन का, ठीक है। इसीलिए हमारा ये तीनों के तीनों हो जाएंगे। अगला हमारा रिएक्शन कर रहा है 95, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। इसमें करना क्या है, रिड्यूस करवाना है, हाइड्रोलाइज करवाना है, फिर से आपको करना क्या है, बहुत आसान है। हटाते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं है, आप ले लो साइनोबेंजीन, साइनोबेंजीन ले लो, साइनोबानो नहीं, साइनोबेंजीन लेना, हो गया साइनोबेंजीन। अब इस पे करवा दो पहला केस, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लोगे तो रिड्यूस कर देगा, तो रिड्यूस करेगा तो केस बनेगा CH2NH2, प्राइमरी एमीन बन जाएगा। फिर इसको कह रहे हैं कि सोडियम, किससे, सोडियम नाइट्राइड और HCl से, यानी NaNO2 से और HCl से। याद रखना डाई एजो वाला केस बनेगा यहाँ पे। तो NaNO2 प्लस HCl, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रहेगा। इसका मतलब बनेगा कुछ केस इस तरह का। चलो इधर ही लगा दे रहे हैं, तो कहो कि सर एक बार यहाँ लिखे थे अब यहाँ पे लिख दिए। ये बन जाएगा N2 प्लस और Cl माइनस, हाईली अनस्टेबल। ये क्या है, हाईली अनस्टेबल है। ये दूसरा वाला केस हमने लगा दिया। अब इस पे क्या करो, H2O डालोगे, ये तुरंत बन जाएगा बेंजाइल एल्कोहल। कहीं भी इस तरह का आंसर दिख रहा हो तो लगा लो भैया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। करा इन द न्यूट्रल और फैंटली एल्कलाइन मीडियम KMnO4 आयोडाइड इनटू आयोडेट, ठीक, ऑक्सीडाइज होता है आयोडाइड से आयोडेट में जाता है, वेरी गुड। द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन दिस रिएक्शन। अरे यार तो रिएक्शन लिख लो ना, मैग्नीज हमारा किस में है, किस में ले रहे हो, कौन से मीडियम है, एल्कलाइन मीडियम में ले रहे हो। तो हमने सिखाया था, इसमें कुछ करना ही नहीं है, आपको याद होगा, आपको याद होगा। और नहीं याद है तो अब याद कर लेना, याद कर लेना, काम का है। जो Mn है, KMnO4 की बात कर रहे हैं, MnO4, ठीक है, माइनस, ये +7 में होता है। और जब इसके साथ एसिड आएगा तो जाएगा Mn2 प्लस में। और ये क्या है, एल्कलाइन मीडियम है। और एल्कलाइन मीडियम में, एल्कलाइन मीडियम में, एल्कलाइन मीडियम में क्या होगा, एल्कलाइन मीडियम में क्या होगा, तो जाएगा हमारा MnO2 में, यानी +4 में। तो आंसर हो जाएगा +4, +7 से +4, +7 से +4 जहां दिया हो आंसर लगा लो।
अगला स्टेटमेंट, इन लुकास टेस्ट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल आर डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी, द concentration HCl ZnCl2 known as लुकास रिएजेंट। बात तो सही है, ये तो सही है। प्राइमरी अल्कोहल आर मोस्ट रिएक्टिव एंड इमीडिएटली प्रोड्यूस टर्बिडिटी, गलत है, टर्सियरी बहुत जल्दी बनाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। द ऑर्डर ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब्ड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर कॉम्प्लेक्स, और कलर कॉम्प्लेक्स कौन करता है, देख लिया जाए। द ऑर्डर ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर कॉम्प्लेक्सेस, तो अगर देखा जाए तो किस में मिल जाएगा, हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए तो जिसमें ईएन किलेशन जिसमें ज्यादा हो रहा है, जिसमें किलेशन ज्यादा हो रहा है, किलेशन किस में ज्यादा हो रहा है, हाँ 3 किलेशन है एनआई में, NiEN3 में, इथाइलिन डाइएमाइन में, देख लीजिए। क्योंकि ईएन जो है ना H2O से स्ट्रॉन्गर लिगेंड है, ठीक है, स्ट्रॉन्गर है तो लिगेंड ज्यादा होता है ना, तो एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा एनर्जी। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा, सी से सी आंसर कर रहे हैं, सॉरी 4 आंसर हो जाएगा, सी फिर ए फिर बी, जिसमें ईएन ज्यादा है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्गर फील्ड स्ट्रेंथ लिगेंड होता है वो हायर विल बी द एनर्जी ऑब्जॉर्प्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। और ईएन जो होता है ना हायर, ये कर सकते हैं ईएन स्ट्रॉन्गर होता है H2O से। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अ 10 लीटर ऑफ फ्लास्क कंटेन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट 27 डिग्री सेल्सियस, एज्यूम O2 गैस इन बिहेविंग आइडियली, ठीक है, आइडियली बिहेविंग कर रहा है। द प्रेशर ऑफ इनसाइड द फ्लास्क इन बार, आर दे दिया 0.0831 लीटर बार पर केल्विन पर मोल, आपको लगाना है पीबी इक्वल टू एनआरटी वाला लगा दो, केस आ जाएगा आंसर। अभी कहाँ पढ़े हो, पीबी इक्वल टू एनआरटी अपान बी, मोल कितना दिया है, मास दिया है 64, और ऑक्सीजन को बात बताया है तो O2 का मास मोलर मास कितना हो जाएगा 32 मोल हो गया। आर कितना दिया है 0.0831, ठीक है। टेम्परेचर कितना है 27 इन 300, और क्या दे दिया है वैल्यू इसका, 10 लीटर का फ्लास्क, बाकी जो आएगा आंसर 4.9। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कॉपर क्रिस्टलाइज इन एफसीसी, भैया ये छोड़ दो जाने दो, ये तो अब आएगा ही नहीं, ठीक है। तो लास्ट वाला क्वेश्चन मैं रखने देता हूँ क्योंकि वो है सॉलिड स्टेट से। तो आज के लिए हमारा केस जो है ना वो हो चुका है कंप्लीट, और ये हो गया 2022 का पेपर सॉल्व, ठीक है। तो आई होप कि आपने अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा, एक बार फिर से देखिएगा। फिर मिलते हैं अगले पेपर में।